Welcome everyone, this is Anire. In this episode, we'll discuss how to prepare for a natty bodybuilding competition. Let's roll the intro. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this place. Alright, so recently मेरा स्टूडेंट आशु ने ICN बैंगलोर 2025 में कॉम्पीट किया एंड ही गॉट 4th प्लेस इन मेंस फिजिक डिवीजन। और पिछले 3 महीनों से हम दोनों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। सो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे किसी भी नैटी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करने के लिए अपने बॉडी को कैसे प्रिपेयर करें, लाइक डाइट, वर्कआउट, पोजिंग, देन वाटर एंड सॉल्ट मैनिपुलेशन, उसके बाद टैन, कार्ब लोडिंग, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सो मेरा जो स्टूडेंट आशु है वो फुल टाइम बॉडी बिल्डर नहीं है, उसके पास एक परमानेंट जॉब है नागपुर मेट्रो में, इसलिए उसके लिए एक अच्छा सा वर्कआउट प्लान डिजाइन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। एज 9 से 10 घंटे तो वो अपने ऑफिस में बिताता था, उसके बाद उसकी नई नई शादी हुई है तो अपने फैमिली के साथ भी उसको टाइम स्पेंड करना होता है। बाकी टाइम में 1 या 2 घंटे वर्कआउट कर सकता है। एज जब आपका प्रिपरेशन टाइम रहता है उस टाइम पे आपको कार्डियो भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है और साथ में उसका स्लीप साइकिल भी उसको कंप्लीट करना है। और जो नागपुर मेट्रो के शिफ्ट्स है वो कभी डे शिफ्ट रहता है, कभी नाइट शिफ्ट रहता है, इसलिए काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आती है बिकॉज डे एंड नाइट शिफ्ट के चेंजेस में उसकी बॉडी में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आते थे। तो स्टार्टिंग के जो 6 वीक्स थे उसमें हमने सिंगल डे सिंगल मसल का वर्कआउट किया, जैसे मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेंसडे लेग्स, और लेग्स के इस पार्ट में हम सिर्फ क्वाड्स को ट्रेन करते थे। देन थर्सडे शोल्डर, फ्राइडे आर्म्स एंड सैटरडे अगेन लेग्स, जिसमें हम हैमस्ट्रिंग को ज्यादा टारगेट करते थे। और साथ ही में उसको 10,000 स्टेप्स रोज कंप्लीट करने पड़ते थे, जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। एज मैं मॉर्निंग में उसको बोलता था कि एम्प्टी स्टमक 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर, लेकिन उसकी जॉब की वजह से कभी वो मॉर्निंग में 10,000 स्टेप्स करता था, कभी वो शाम को करता था, या मॉर्निंग में 5,000 स्टेप्स करता था और शाम को अपने काम करते करते 5,000 स्टेप्स कंप्लीट करता था। और धीरे धीरे कार्डियो भी थोड़ा सा हम बढ़ाते गए और लास्ट के 6 हफ्ते में हमने पुश पुल लेग्स फॉलो किया। लेकिन एक बात आपको बता दो, ज्यादातर लास्ट के कॉम्पीट करने के टाइम पे अपना जो वेट का जो लोड रहता है उसको कम कर देते हैं, लेकिन मैंने आशु को बोला जितना ज्यादा तू लिफ्ट कर सकता है उतना हैवी वेट लेना, नहीं तो मसल लॉस की प्रॉब्लम उस टाइम पे आती है। तो ऐसे करते करते जब हमारे 12 वीक्स कंप्लीट हुए तो आशु बहुत अच्छी कंडीशनिंग में आ गया था। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम था आशु के लिए एक अच्छा सा इजी डाइट प्लान फॉर्मेट बनाना, जिसके लिए मैंने उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग में रख दिया। लेकिन मॉर्निंग में सबसे पहले एम्प्टी स्टमक उसको एक ग्रीन जूस से इंट्रोड्यूस कराया, जिससे उसके बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स थे वो फ्लश आउट होते गए और उसकी स्किन और उसकी बॉडी का टेक्सचर काफी ज्यादा अच्छा हो गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको 16 आवर्स फास्ट करने पड़ते हैं और 8 आवर्स आपका ईटिंग विंडो रहता है, जिसमें उसको 3 मील से मैंने इंट्रोड्यूस कराया। और जब 6 वीक हो गया उसके बाद मैंने उसको कीटो डाइट इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन जो फॉर्मेट था इंटरमीडिएट फास्टिंग के फॉर्मेट में था। मतलब मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के अपना वो डिटॉक्स ड्रिंक पिएगा, उसके बाद 12 बजे पहला मील लेगा, सेकंड मील उसको 4 बजे दिया हुआ था और जो लास्ट मील रहता वो उसको 8 बजे दिया हुआ था। और लास्ट का जो 1 हफ्ता था उस टाइम पे मैंने उसमें फैट भी हटा दिया, आई मीन टू से ग्लूकोनोजियस डाइट से इंट्रोड्यूस कराया। और जब 12 हफ्ते कंप्लीट हुए तो आशु बहुत अच्छी कंडीशनिंग में आ गया था। साथ ही में हमने काफी सारे सप्लीमेंट्स भी यूज किए जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊं। और जो डाइट था हमने एक बार में ही कैलोरी डेफिसिट नहीं किया था, बल्कि हर हफ्ते के हिसाब से 100 या 150 कैलोरी उसके बॉडी कंडीशनिंग के हिसाब से हम रिड्यूस करते गए। बिकॉज बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एक बार में 500-600 कैलोरी डेफिसिट कर लेते हैं, बाद में जब लास्ट का मोमेंट आता है तब उनको सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब भी आप अपना डाइट प्लान बना रहे हैं तब बहुत सोच समझ के बनाइएगा। इनिशियल स्टेज में थोड़े थोड़े अपने जो कैलोरीज है उसको कम करिए, एक साथ कभी भी कम मत करिए। आशु का डाइट ऑन पॉइंट हो गया, वर्कआउट ऑन पॉइंट हो गया, लेकिन किसी भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, दैट इज पोजिंग। एंड मेरी पोजिंग उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने उस टाइम पे प्रवीण सर को इंट्रोड्यूस किया आशु की लाइफ में एंड प्रवीण सर को बोला प्रवीण सर आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए इसकी पोजिंग के लिए। और प्रवीण सर ने बहुत अच्छा काम किया एंड जब वो स्टेज पे गया था तब उसकी पोजिंग नेक्स्ट लेवल की हो गई। और पिछले 12 हफ्ते में आशु ने 30 to 40 मिनट्स रोज सुबह एंड शाम को पोजिंग की प्रैक्टिस की, इसलिए वो स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था।
तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें, किसी अच्छे पोजिंग कोच को जरूर हायर करिएगा, तभी जाके आपकी पोजिंग अच्छी हो सकती है। वैसे यूट्यूब में भी काफी सारे ट्यूटोरियल मिल जाते हैं, लेकिन जब लाइव आप किसी से पोजिंग सीखते हैं उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। कॉम्पिटिशन का जो आखिरी वीक था उस टाइम पे आशु की बॉडी में काफी ज्यादा वाटर दिख रहा था, इसलिए उसको कम करने के लिए मैंने वीक में 2 बार उसको स्टीम लेने के लिए बोला। बिकॉज जब भी आप स्टीम लेते हैं तब आपके जो बॉडी का जो एक्सेस वाटर रहता है वो स्वेट के थ्रू बाहर आ जाता है, साथ में आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स रहते हैं वो भी बाहर आ जाता है। मैंने ऑलरेडी एक स्टीम बाथ के ऊपर डिटेल वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिए, जिससे आपको स्टीम बाथ के बेनिफिट्स के बारे में पता चल जाएगा। कॉम्पिटिशन का जो आखिरी वीक रहता है वो किसी भी एथलीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज इसी से आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। इसलिए कॉम्पिटिशन के 4 दिन पहले से ही मैंने उसका वर्कआउट कंप्लीटली बंद करवा दिया और उसको बोला कि ज्यादा से ज्यादा सो, जिससे तेरी बॉडी ज्यादा से ज्यादा रिकवर हो सकती है। और ये जो टाइम था ये परफेक्ट था सॉल्ट एंड वाटर मैनिपुलेशन के लिए। तो जो डे 7 था उसमें मैंने उसको दिया 10 ग्राम सॉल्ट और साथ ही में 5 to 6 लीटर वाटर। डे 6 में मैंने उसको दिया 8 ग्राम सॉल्ट और 3 से 4 लीटर पानी। डे 5 में मैंने दिया सॉल्ट 6 ग्राम और जो वाटर इंटेक था वो 4 to 5 लीटर्स था। डे 4 में मैंने उसको सॉल्ट का इंटेक 4 ग्राम कराया और जो वाटर इंटेक था वो 5 to 6 लीटर्स था। और डे 4 में मैंने वाटर की क्वांटिटी और बढ़ा दी और सॉल्ट कम कर दिया। और डे 3 में मैंने उसको दिया 3 ग्राम सॉल्ट, 2 लीटर ही वाटर था। सो लास्ट का जो 3 डेज था उस टाइम पे मैंने देखा कि आशु की बॉडी में अभी भी वाटर था और मुझे एकदम ड्राई लुक चाहिए था। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक बॉटल उसको बिस्लेरी का दिला के दिया और मैंने बोला कि 3 दिन में तेरे को सिर्फ 1 लीटर पानी ही रहना है और सॉल्ट मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया। वैसे काफी लोग 1 दिन पहले तक 2 ग्राम सॉल्ट लेते हैं, लेकिन मुझे एक डर लगा हुआ था क्योंकि बारिश का मौसम था और इस टाइम पे अगर सॉल्ट का इंटेक थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो आपको ज्यादा स्वेटिंग हो सकती है, बिकॉज ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है जिससे आपका टैन भी खराब होता है। और 1 दिन पहले मैंने उसका सॉल्ट का इंटेक कंप्लीटली कट कर दिया और पानी जो था वो थोड़ा थोड़ा ले रहा था हर मील के साथ। कंपटीशन के 2 दिन पहले मैंने आशु को बोला कि अपने पूरे बॉडी को वैक्स करा ले। ज्यादातर लोग या तो शेव करते हैं या फिर कोई भी जो हेयर रिमूवर स्प्रे या फिर क्रीम से अपने सारे बॉडी के हेयर को रिमूव करते हैं, बिकॉज जब तक आपकी बॉडी कंप्लीटली क्लीन नहीं दिखेगी तब तक आपकी बॉडी विजुअली बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिख सकती। और वैक्स कराने के बाद आपकी बॉडी कंप्लीटली टैनलेस हो जाती है, साथ ही में आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्रेश एंड क्लीन दिखती है। किसी भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के 1 दिन पहले का जो सिनारियो रहता है ना वो काफी ज्यादा टेंशन वाला रहता है, बिकॉज इस टाइम पे काफी हफ्तों के बाद हम कार्ब को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कार्ब लोडिंग बोलते हैं। और आशु का 6 हफ्ते से कार्बोहाइड्रेट एकदम डिप्लीट था और जब मैंने फ्रेश कार्ब्स उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया तब उसका ग्लाइकोजन जो स्टोरेज था फुलफिल हो गया, जिससे उसकी बॉडी ज्यादा फुलर और ज्यादा मस्कुलर दिखने लगी। और लोग यहीं पर कार्ब लोडिंग में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। अगर कार्ब लोड कम हो गया तब स्टेज पे बॉडी फ्लैट दिखती है और ज्यादा हो गया तब जाके आप ज्यादा ब्लोटेड दिखेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा सोच समझ के हमें कार्ब लोडिंग करना पड़ता है। और इस टाइम पे कार्ब के सोर्स पे हम व्हाइट राइस और बॉइल्ड पोटैटोज उसको खिला रहे थे और प्रोटीन के सोर्स के तौर पर हम एग्स ले रहे थे। साथ ही में फाइबर के लिए हमने मशरूम्स एंड ब्रोकली लिया। और ज्यादातर लोग बर्गर पिज्जा इससे भी कार्ब लोडिंग करते हैं, लेकिन मैं उसे प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि इतने दिनों से आपने क्लीन डाइट खाया और बर्गर पिज्जा में अगर आपको बहुत सारे मसाले मिल गए तो आपका पेट खराब हो सकता है। बहुत सारे एथलीट को ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने डाइट अभी भी क्लीन रखा और ज्यादा से ज्यादा उसको कार्ब लोड कराया। अप्रोक्सीमेट 5-6 मील उसको खिलाया पहले दिन, और जब कंपटीशन था उसके पहले भी मैंने उसको कार्ब के डोज दिए, जिससे उसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है। किसी भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में कॉम्पीट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है जिसे हम टैनिंग बोलते हैं, बिकॉज जब भी आप अपने बॉडी को टैन करते हैं तब आपके बॉडी की जो ओवरऑल स्किन रहती है वो इवन टोन में आ जाती है, जिससे आप ज्यादा मस्कुलर एंड ज्यादा श्रेडेड दिखते हैं। और ICN में एक्सटैन नाम के कंपनी का बूथ लगा हुआ था जहां से हमने टैनिंग कराया और 3-4 कोट के बाद आशु की जो स्किन थी वो काफी ज्यादा अच्छी दिख रही थी। लेकिन अभी भी मैं प्रोटैन के ऊपर ज्यादा भरोसा करता हूँ। एज पुराने टाइम से हम ओवरनाइट प्रोटैन यूज करते थे और दूसरे दिन हम दूसरा या तीसरा कोट लगाते थे, जिससे आपके स्किन का जो कलर रहता है वो ज्यादा अच्छा दिख और स्टेज पे आप बहुत ज्यादा मस्कुलर दिखते। और स्टेज पे चढ़ने के पहले अपने बॉडी को पंप करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। इस वजह से हम छोटे डंबल्स या फिर रेजिस्टेंस बैंड से अपने बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं और थोड़े बहुत पुश
पुशअप करने से और इतने दिन हमने रेस्ट किया हुआ है, साथ ही में हमने कार्ब लोड किया, इसलिए आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी पंप हो जाती है और स्टेज के पहले अच्छे से पंप करने से आपकी बॉडी बहुत खूबसूरत दिखती है स्टेज के ऊपर। और इस प्रेप में हमने काफी सारे सप्लीमेंट भी यूज किए। सबसे पहले नंबर पे आता है वे प्रोटीन, बिकॉज जब भी आप वे प्रोटीन का इंटेक करते हैं आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होती है। सेकंड नंबर पे क्रिएटिन, और क्रिएटिन मैंने पूरे 12 हफ्ते उसको रखे हुए हैं, बिकॉज जब भी आप क्रिएटिन का इंटेक करते हैं आपकी एटीपी एनर्जी जनरेट होती है जिससे आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। थर्ड नंबर पे आता है मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3। ये आपको रोज के रोज लेने चाहिए जिससे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। साथ ही में मैंने जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन 6 के लिए उसको ZM में इंट्रोड्यूस कराया। वीकली एक बार मैंने उसको D3 इंटेक करने के लिए बोला और ऑल्टरनेट डेज उसको B12 लेने के लिए बोला। और एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट से आशु को इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम है बोरॉन। बोरॉन एक ट्रेस मिनरल है और बोरॉन के ऊपर काफी सालों पहले मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख के आप बोरॉन के बारे में ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। बोरॉन के इंटेक करने से आपके बॉडी के जो 2% फ्री टेस्टोस्टेरोन रहते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं जिससे आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये सारे सप्लीमेंट हमने यूज किया, लेकिन आशु की बॉडी में फैट बर्नर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए मैंने लास्ट तक उसके बॉडी में फैट बर्नर इंट्रोड्यूस नहीं किया। और पिछले 12 हफ्ते से आशु ने सारे प्रोटोकॉल को रिलीजियसली फॉलो किए, इसलिए ICN बैंगलोर 2025 में उसका 4th रैंक लगा, जो कि बहुत बड़ी बात है, एज आशु ने लाइफ में पहली बार किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। और जितने भी प्रोटोकॉल मैंने आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताया, इनको फॉलो करके आप भी किसी भी कंपटीशन के लिए अपने बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, कभी भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के पहले किसी एक्सपीरियंस कोच को जरूर हायर करिएगा, बिकॉज पर्सन टू पर्सन बॉडी अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती है और ये जो कोच रहते हैं ये आपको सही टाइम पे सही ज्ञान दे सकता है। आई मीन टू से आपके बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो उसको पूरी करने में हमेशा आपकी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज जो भी नए नए बच्चे कॉम्पीट करते हैं उनको ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं रहता किस टाइम पे सॉल्ट एंड वाटर का मैनिपुलेशन करना, कार्ब साइकिल कैसे करना, डाइट कैसे लेना, वर्कआउट कब कैसे करना, साथ ही में वर्कआउट कब बंद करना, या फिर जितने भी सारी चीज़ें मैंने बताया और कौन कौन से सप्लीमेंट्स भी लेना, ये सारी चीजें सबको नहीं पता होती। इसलिए ये वीडियो देख के आप एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया बना सकते हैं किसी भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए प्रेप कैसे करें। लेकिन मेरे हिसाब से किसी अच्छे कोच को हायर करेंगे जिससे आपके रैंकिंग लगने के चांसेस बढ़ जाएगा। एनीवेज, इसके बारे में ज्यादा कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप you like this video. If you did, then please like, share, subscribe our YouTube channel. Keep pumping, stay blessed.